हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? हेलो बेटा। हाँ जी। हाँ, कल का काम उतार लिया बेटा? रोज है ना, मैथ नहीं बनाना है। मैंने 10 समझाते 7 समझाते जब भी मेरा ब्लैक बोर्ड पे चढ़ा के काम इसलिए कि मेरे को रोज का होगा 10 मिनट पहले होगा और 10 मिनट पहले क्लास बाद में शुरू करिए। आपके प्रोजेक्ट को क्लास। हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट। अपनी बुक का 23 पेज निकालिए एनसीईआरटी। ओपन कीजिए बेटा अपनी बुक का 23 पेज। हेलो। हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे महानदी द्रोणी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी द्रोणी का उद्गम स्थान कहां से है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहां से महानदी निकलती है और यह उड़ीसा से बहती हुई कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर। इसकी जो अपोहा द्रोणी है वो कहां कहां से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उड़ीसा से। देखिए, महानदी जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है और इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो अपवाद द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से संपर्क बनाती हुई आगे बढ़ती है। फिर दूसरे नंबर की नदी आती है कृष्णा नदी। ये सारी नदी पूर्वी घाटों वाली नदी है, कृष्णा नदी। अपनी बुक से रीडिंग करा रही हूं मैं आपकी एनसीईआरटी से, उसमें से सब कुछ ऐसे कैसे है, आप उसको ओपन करके बैठिए। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाटों से, जो इस साइड के घाट है वहां से निकलती है ये और बहती कहां है? पूर्वी घाट की तरफ। और ये 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है ये। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। ठीक है, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी निकलती कहां से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। इसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है। कितनी लंबी नदी है ये? और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां इसकी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा।
ये नदी जब बहती है तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाकर मिलती है और पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से ये निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर स्थान पर ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पर्वतों की ब्रह्मगिरी एक चोटी है, वहां से ये निकलती है। और तमिलनाडु में कुडलूर, तमिलनाडु भाषा ऐसी है तो ये शब्द भी ऐसे ही मिलेंगे। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहने का तात्पर्य ये, चाहे ये पश्चिमी घाट से निकल रही है लेकिन ये गिरती कहां पर है? इसका ढलान कहां है? पूर्वी घाट की तरफ। इसकी लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी है ये। कावेरी देखो, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर, कहां से? पश्चिम घाट में। और कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहीं से निकलती है और ये उससे करीबन कृष्णा से आधी कम लंबी है। वो 1400 किलोमीटर लंबी है, ये 760 किलोमीटर लंबी है। और यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, दोनों नदियां, कृष्णा भी और कावेरी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदी है। ये थी कृष्णा नदी। अब हम पढ़ रहे हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी आज की तीसरी नदी है, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की। और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक ये विस्तृत है। आप जानते हो भारत में जो सबसे बड़ा दूसरा जलप्रपात बनता है ना, वो कौन बनाती है? कावेरी में। पहली जलप्रपात बनाती थी कौन सी? दो ब्रह्मपुत्र घाटियों में बहने वाली नदियां, नर्मदा और ताप्ती। अब जो बनाती है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है उससे मैसूर, बेंगलोर और कोलार और के जो भी सवन क्षेत्र है उनको सप्लाई की जाती है बिजली। जलप्रपात से बिजली पैदा होती है क्योंकि पानी एकदम खड़ी ढाल से नीचे की तरफ गिरता है तो उससे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। और जो कावेरी नदी से विद्युत उत्पादन होता है वो उसका सप्लाई यहाँ से तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक से है। मैसूर, बेंगलोर ये सब उसी एरिया में आते हैं। भारत का इन कुछ बड़ी नदियों के अलावा सॉरी, छोटी छोटी कुछ अन्य नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर हो गई, ब्रह्मणी है, वैतरणी है, सुवर्ण रेखा। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो छोटी हैं लेकिन बहती ये भी कहाँ है? पूर्व की तरफ। और जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी किसी न किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, तो वो सब भी उनकी ढलान भी किधर होती है? पूर्व की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झीलें। देखिए, जिस तरह से नदियां हमारे काम की है उसी तरह से झीलें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब नदियां बहती हुई आती है अपनी ऊपरी ढलान से और जब उनकी पानी की दिशा कहीं इधर उधर कोई गर्त सा दिखता है तो उसमें समा जाता है, उसी में पानी इकट्ठा होने लगता है तो वो एक झील का निर्माण करता है। यानी किसी भूस्थल का गहरा गड्ढा जहां पर पानी जमा होने लगे वो क्या कहलाता है? झील। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारों से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। मान लो पूछ ले कि झील का महत्व क्या है तो आप क्या बताएंगे? पहली लाइन से इंडिकेट हो रहा है कि हजारों पर्यटकों को ये अपनी तरफ आकर्षित करती है, एक देखने योग्य स्थल है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां क्या क्या होता है? नौकायान, लोगों ने अपनी कमाई के धंधे बना रखे हैं, नाव के द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारों तक वो यात्रियों को पहुंचाते हैं और पैसा कमाते हैं। तैराकी, लोग तैराकी करते हैं, अन्य जलीय खेलों का आनंद लेते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थल जहां पर झीलें नहीं होती तब क्या उतने ही आकर्षित होंगे जितने कि वो आज करते हैं। मान लो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर झीलें नहीं है, तो जहां नहीं है उन लोगों को देखने का चाव तो होता ही है, वो ऐसी जगह पर देखने के लिए जाते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? आपका ये क्वेश्चन बनेगा।
पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए झीलें और किस तरह से इम्पोर्टेंट है और हमें झीलों से क्या फायदे हो सकते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां झील जमा हो जाती है, पानी जहां पर झील, मैंने पहले बताया जो गड्ढा है जहां पर झीलें जमा पानी से इकट्ठा हो जाएगा जहां पर नदियों का, वो क्या कहलाती हैं, झीलें। भारत में बहुत सी झीलें हैं। कुछ झीलें एक दूसरे से आकार और लक्षणों से भिन्न है, मतलब कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई प्राकृतिक है, किसी ने बनाई है, तो ये अलग अलग तरह की है। कुछ ताजे पानी की झीलें हैं तो कुछ खारे पानी की झीलें हैं। कुछ झीलें स्थायी होती हैं तो केवल कुछ वर्षा ऋतु में ही पानी ले पाती हैं अपने अंदर, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जहां पर आधे शुष्क क्षेत्र है और जो अंदरूनी भागों में बहती है, वहां पर कैसी झीलें मिलेंगी, अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिम नदियों एवं बर्फ चादरों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्राकृतिक रूप से जब बर्फ बहती हुई ऊपर की तरफ से नीचे आती है, बर्फ के रूप में जब नदियां बहती हैं तो एक चादर अपर्दन की क्रिया करती है, जिसके कारण इन झीलों का निर्माण होता है। जब कुछ अन्य झीलों का निर्माण किसके द्वारा, कुछ तो पानी की चादर अपर्दन क्रिया से होते हैं, कुछ वायु के द्वारा, कुछ मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा और कुछ नदियों के द्वारा। यानी झीलें कई तरीकों से निर्मित होती हैं। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोपुर झील का निर्माण करती है। विसर्ग यानी कोई नदी जब मोड़ वाले क्षेत्रों से बहती आती है तो गोमुख जैसे झीलों का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगूनों का निर्माण करते हैं। लैगून खारे पानी की झील होते हैं, जैसे चिल्का झील होगी, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है। और अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, ठीक है, मौसम के अनुसार भी होती हैं ये झीलें। जहां जब बारिश का मौसम होगा तो इन झीलों में पानी पर्याप्त मात्रा में होगा। और उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण वाली झील है। राजस्थान में कौन सी झील है, सांबर, जिसमें कैसा पानी है, नमकीन। उसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। वाष्पीकृत करके सांबर झील से क्या बनाया जा सकता है, नमक। मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहां पर मिलेंगी, हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर सदानीरा हिम और सदानीरा नदियां हैं, जिससे वहां झीलों का निर्माण होता है हिमानियों के द्वारा। दूसरे शब्दों में ये तब बनी थी जब हिमालयों ने या कोई द्रोणियों ने गहरी खाई बनाई होगी जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। कहना चाहता है कि जब हिमानियां नीचे की तरफ बहने लगी तो बहते बहते उन्होंने एक गहरी गड्ढे का, गहरी खाइयों का निर्माण किया, जिसमें हिमालयों का पानी भरता चला गया और किसका निर्माण हुआ, झीलों का। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील, यानी जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, वुलर झील। आपको एक एक झील के बारे में बता रहा है, जैसे राजस्थान के बारे में बताया, कौन सी झील है, सांबर, कैसी है, खारे पानी की। इसी तरह से राजस्थान में बता रहा है डल, वुलर। ये जो वुलर झील है ये भूमार्गीय रास्तों से बनी है, मतलब वहां पर आने जाने के रास्ते भी हैं, इस तरह के गड्ढों में ये निर्मित हुई है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बाड़ा पानी, कुछ ऐसी झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर, यानी नदियों के पानी से तो हम बनाते ही हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, बाद भी बनाते हैं, लेकिन झीलों के पानी से भी इसका निर्माण हो सकता है, जैसे गुरु गोविंद सागर बांका नंगल परियोजना, ठीक है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक है। जिस तरह से नदियां हमारे लिए फायदेमंद है, उसी तरह से झीलें भी हमारे लिए फायदेमंद है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। झील जो होती है वो नदी के पानी को सही दिशा देकर बहने में मदद करती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ नहीं आती। देखिए जो झीलों में गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों में पानी भरता तभी तो झील बनती है। जब नदी का पानी बट जाता है, कभी किसी झील में, कभी किसी गर्त में, तो एकदम तेज उफान के साथ नदी में बाढ़ जो आने की संभावना होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी तो इधर उधर बट गया। अगर सीधा पानी बहता जाएगा तो किसी न किसी को बाढ़ का रूप में लेकर
नुकसान पहुंचाएगा। सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जो है वो बिजली पैदा करने में किया जाता है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाने में किया जाता है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता ये पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि झीलों के लाभ क्या है तो आप कैसे लिखेंगे? झीलें प्राय ताजे पानी की झीलें तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और नमकीन पानी की झील सांबर झील जो राजस्थान में है, ये ग्लेशियर से उत्पन्न होती है और ये तब बनी थी जब ग्लेशियर द्रोणी का पानी इनमें जाकर पिघलकर जम गया था। वुलर झील जम्मू कश्मीर की ऐसी झील है जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं और ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार निर्मित हुई है। डल झील भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ताजे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें कहां पर मिलेंगी? पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। पश्च जल के क्षेपण और किससे पैदा होती है? पश्च जल के क्षेपण और अवरोध से पैदा होती है। कौन कौन सी झीलें हो सकते हैं ऐसी? चिलिका झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील ऐसी ही खारे पानी की झीलें हैं। अंतर्वर्ती अपवाह के क्षेत्रों की झीलें खारे पानी वाली होती हैं, जो अंतर्वर्ती क्षेत्रों में बहती है। इसका जल इसलिए काम आता है नमक बनाने में। अब झीलें कितनी तरह की होती है? दो, स्थायी और मौसमी। स्थायी झीलों में हमेशा पानी भरा रहेगा, मौसमी झीलों में केवल बरसात के मौसम में आएगा। स्थायी झीलें किससे बनती है? ग्लेशियर से। और ये किससे बनती है? अंतर्वर्ती अपवाह द्रोणियों से, यानी जो बहती हुई नदियां आती है उनके कारण किसी गर्त में समाने से। वुलर झील, डल झील, भीमताल और नैनीताल जो है ये स्थायी झीलों के उदाहरण है। और स्वभाव से जो मौसमी झीलें होती हैं वो सारी कौन सी झीलें हैं? मौसम वाले। झीलों से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, ये दर्शनीय स्थल है, लोगों को सिंचाई के लिए जल के जहां भी जरूरत पड़ती है दैनिक कार्यों के लिए वहां पर हम झीलों से क्या ले सकते हैं? जल ले सकते हैं और सिंचाई में मदद करते हैं। झीलों की भी बिल्कुल रुकी हुई वो बढ़ेंगे क्वेश्चंस, विशेषताएं जो कि नदियों की होती है। ठीक है, जो लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, मनोरम स्थल है और इनसे नमक भी बन सकता है। प्राकृतिक आभा है, ये किसी प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाती है, नौकायान में मदद करती है, लोगों को रोजगार दिलाती है। जो भी नदियों के कार्य हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता तो झील का है तो बोल के वही लिखने, बस आपको नदियों की जगह पे झील अटेम्प्ट करना है। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? अभी आपने झीलों का पढ़ा, आज नदियों का पढ़ता है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का बहुत महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। मानवीय क्रियाकलापों का मतलब है मनुष्य जो भी काम करता है उसके लिए अनिवार्य शर्त है। यही कहा है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यानी जहां भी सभ्यताएं फली फूली है, जहां भी नगर विकसित हुए, गांव पनपे हैं, उसके आसपास कहीं ना कोई नदी होगी, क्योंकि नदियों के पानी से वो सिंचाई करते हैं, कृषि करते हैं, पीते हैं, दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं, तो वो आसपास नदियां हैं तभी तो विकसित हुए हैं। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं और अपने राज्यों में शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। आपने देखा होगा कि किसी न किसी नदी के किनारे कोई ना कोई गांव जरूर होता है, तो ऐसी एक सूची बनानी है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। वहां सिंचाई यानी खेतों से में जो पानी दिया जाता है वो किससे? नहरों से। नौ संचालन यानी नौकाएं जो चलती हैं, जल विद्युत निर्माण में नदियों का वही महत्व है जो झीलों का है। नदियों से भी यही कार्य पूरे किए जाते हैं। फिर नदी में प्रदूषण कैसे फैलता है? ये नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती हुई मांग के कारण जो गंदगी, जैसे लोग वहां पर जाते हैं, नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका पानी घटता जाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए नदियों के पास नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं या फिर यहाँ पर अपने जैसे अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। आसपास का जो भी अपनी पूजा पाठ का सामान होता है वो सब नदियों में प्रवाहित करते हैं, तो जिससे नदियां गंदी होती हैं। लेकिन अगर पूछे नदियों का महत्वपूर्ण क्या है, तो नदियां हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारे ऐसा कहा गया है कि मानव जीवन की जो अर्थव्यवस्था है, जो सभ्यता है, वो क्या है? नदियां।
नदियों का पानी सफाई करने, नहाने धोने, कपड़े धोने आदि में काम आता है। कृषि में नदियों के पानी से सिंचाई होती है। नहरें बनाकर खेतों की बारहमासी सिंचाई कर सकते हैं। और बहुत उद्देश्य यानी एक काम से कई उद्देश्य, जैसे बाखरा नंगल परियोजना से नदियों पर ही बने ये बांध, तो इनसे बिजली भी पैदा हो सकती है, मत्स्य पालन भी हो सकता है, यहाँ के खेतों में सिंचाई भी हो सकती है। ऐसे ही गंगा नदी है जो आसपास की जो उत्तरी मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से निर्मित है, तो वहां के लोग भी यहाँ से कृषि के लिए जल ले सकते हैं। उत्तरी मैदानों में जो सघन जनसंख्या निवास करती है वो किस कारण से करती है, वहां पर उन्हें पानी की पर्याप्त सुविधाएं यानी कि मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसी कारण नदियों को किसी भी मानव जीवन के लिए जीवन की अर्थव्यवस्था कहा गया है। लेकिन मनुष्य अपने लोभवश इसको क्या करता है, प्रदूषित कर रहा है। कैसे? फैक्ट्रियां जो है अपने आसपास का जो भी कूड़ा होती है वो सब इसमें मिला देते हैं। नगरीय क्षेत्रों का जितना भी अपजल होता है, जो वेस्ट जल होता है, वो सारा किसमें जाके मिलता है, नदियों में, जहां पर नदियां आसपास। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग करने से भी जल प्रदूषित होता है। और तेल टैंकर है, उनसे तेल की जो निशान होता है उससे भी जल प्रदूषित होता है। और प्रदूषण तथा अपरिष्कृत यानी जो छोड़ा हुआ बहा हुआ कचरा होता है वो नदी में मिलता रहता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं, यानी जल की जो गुण है उनको तो खराब करता ही करता है, बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। कि नदी अपने आप में एक स्वच्छता को लेकर बहती है तो उसको भी खराब करता है। कौन? पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। कौन? नदियों का गंदा पानी। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहर की गंदगी को टनों करके समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और नदियां एक स्वच्छता का प्रतीक है। कई योजनाएं लागू की गई उनको स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन जगह जगह पर लोगों की लापरवाही के कारण अभी नदियों में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा। और लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि नदियों को प्रदूषण से बचाया जाए, स्वच्छ रखा जाए। लेकिन इसका जो भी उद्देश्य था ना वो नहीं अपने काम में सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उपचार संयंत्रों का निर्माण नहीं हुआ, कम लागत सफाई वाले जो भी कर्मचारी थे वो नहीं मिले, प्रबंध नहीं हो सका इसका उचित, और वन कटाव पर रोक आदि जो भी थे इसके प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक रहे। संरक्षण कार्य गंगा भाग 2 को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मिला दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी कार्य नदियों से संबंधित सही दिशा को नहीं ले पाए। हालांकि मोदी जी ने भी गंगा अभियान स्वच्छता को लेकर चलाया था, लेकिन वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं। नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? क्योंकि अभी फिलहाल कुछ सालों पहले ही मोदी जी ने घाट घाट पर सफाई करवाई थी। गंगा की स्वच्छता के लिए वो खुद भी निरीक्षण के लिए गए थे। वैसे भी जो फैक्ट्रियां अपना निकटवर्ती कूड़ा डालती थी उन पर भी बैन लगाई गई। शहरी क्षेत्रों का जो गंदा पानी नदियों में आता था उसके लिए भी अलग से उपचार संयंत्र किए गए। उर्वरकों कीड़ों को जो मारने की दवाइयां थी उसका भी यूज कम करने के लिए बंद दिया गया, लेकिन फिर भी लोग करते हैं प्रदूषित नदियों को। इस विषय पर विचार करें तथा कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। मतलब आज हमारा चैप्टर जो था नदियों से संबंधित, अफवाह से संबंधित, वो कंप्लीट हो गया। झीलों का, नदियों का पूरी तरह से एक जैसा सही क्वेश्चन बनता है। नदियों में जो प्रदूषण फैलाते हैं वो कारक कौन से? पानी की ज्यादा मांग, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्रीय प्रदूषण। कृषि से भी प्रदूषण फैलता है। उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, और झीलें किस तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। दोनों क्वेश्चन कुछ कुछ मिलते जुलते से हैं। आपको दोनों क्वेश्चन भी याद करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी मैं पिक्स या रैप में भेज दूंगी, आप वहां से उठा लीजिए, उनको साथ में लिखना। आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया। कल संडे है, मैं ज्यादा क्वेश्चन भी दे दूं तो कल बैठ के कर लेना, क्योंकि लेसन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन सारे करने कंपल्सरी है। ठीक है? हाँ जी बेटा।
अब बोलिए, 8 ही बच्चे ज्वाइन हो गए बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या कहाँ चले गए आप लोग, इसको ऑन कर गए। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या टाइम हुआ बेटा? हेलो हेलो, हाँ जी, तो आप इसको आज आपके क्वेश्चंस जो भी बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि लेसन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे भेज दूंगी। कुछ आज कर लेना, कुछ कल कर लेना, परसों तक कर लेना, ठीक है? ज्यादा पजल मत होना कि इतने सारा काम एक साथ भेज दिया। अब लेसन कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मुझे भेजने ही है, तो आप अपना धीरे धीरे उतार लेना, तुमको 1-2 दिन लगा के, ठीक है बेटा? हाँ जी, टाइम बताइए किसी के पास वो चलो। हेलो, हाँ बता रहे, एक बंद होगी क्लास। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, 9 बज के 9 20 पे तो आपकी क्लास शुरू हुई है। 10 5 हो गए होंगे, 10 2, ठीक है? हाँ, इजी चैप्टर है और आपको नदियां और झीलें मैप में देखनी है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। जैसे राजस्थान में सांबर झील है, वुलर झील और डल झील जैसे जम्मू कश्मीर में है, इस तरह से कौन सी झील कहाँ पर है, और सारी नदियों के ऊपर देखना। आज आपको मैप में 3 चीजें करनी है। मैप वर्क देख लेना, मैप वर्क में आपको करना है सबसे पहले नदियां, फिर नदियों पर कौन कौन से बांध बनेंगे, फिर आपको करनी है ये झीलें। सारे मैप जो भी मेन झीलें, नदियां, बांध और झीलें, आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और पेपर में तीनों में से 2 तो जरूर है, ठीक है बेटा? चलो, अब आप अपने क्लास को लीव आउट कर दो, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन क्वेश्चंस बना के मैं भेजती हूँ आपके पास, जो भी इम्पोर्टेंट बन रहे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, लीव आउट करो एक एक करके, जल्दी करो। हेलो हेलो, सौरभ, सौरभ, हाँ जी, कुछ पूछना है, क्या बात है सौरभ? कहना मेरी क्लास बंद कर नहीं हो रही है मेरे से, कर दिया, नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा है।